16 जनवरी 2025 को हैदराबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया है। आज की कहानी दोस्तों काफी ज्यादा दर्दनाक है, तो प्लीज इस कहानी को, इस वीडियो को सिर्फ मैच्योर लोग ही देखें। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इस वीडियो को देखे, इसलिए प्लीज इस वीडियो को जो भी कोई बच्चा देख रहा है वो अभी स्किप कर दे, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें आप नहीं सुन सकते। तो चलिए माधवी की इस दर्द भरी कहानी को डिटेल में जानते हैं कि आखिर माधवी के साथ उसके हस्बैंड ने क्या किया था। दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए हमें हैदराबाद के मीरपेट इलाके में चलना होगा, जहां का रहने वाला गुरुमूर्ति एक अच्छे नेचर का लड़का था, जिसका ड्रीम था कि वो इंडियन आर्मी में एक अच्छा सिपाही बन के अपने देश की सेवा करेगा। जिसके चलते कुछ ही समय बाद उसकी जॉब इंडियन आर्मी में फाइनली लग जाती है और वो अपना सपना पूरा कर लेता है। इसके कुछ ही दिनों बाद गुरुमूर्ति के पेरेंट्स एक अच्छी सी लड़की देखकर, जो देखने में काफी सुंदर थी और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, जिसका नाम पी वेंकट माधवी था, उसके साथ गुरुमूर्ति की शादी फिक्स कर देते हैं और साल 2012 में इन दोनों की शादी फाइनली हो जाती है। गुरुमूर्ति और माधवी की शादी से दोनों के परिवार काफी ज्यादा खुश थे और वो दोनों भी काफी खुश थे, जिसके चलते दोनों अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद न्यायमूर्ति को एक ऐसी संस्था से अपॉर्चुनिटी मिली जो किसी भी जवान को नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे डीआरडीओ से एक ऑफर आया था कि वो एक बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर वहां पर जॉब कर सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले हर एक बंदे को काफी ज्यादा वैल्यू मिलती है, काफी सिक्योरिटी मिलती है और भी काफी सर्विस मिलती है, जिसके चलते गुरुमूर्ति इस जॉब को ले लेता है और यहाँ पर डीआरडीओ में एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर जॉब करनी शुरू कर देता है। इस तरह से गुरुमूर्ति और माधवी की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। अब इस तरह से बच्चे होने के बाद ये फैमिली में 4 लोग हो जाते हैं और इनके पेरेंट्स भी थे। अब आता है 14 जनवरी 2025 का दिन। इस दिन मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है। अपने नॉर्थ में तो सेम डे रहती है, बस एक दिन मनाते हैं, उसके बाद इसका ज़्यादा क्रेज नहीं है अपने इधर। लेकिन साउथ में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है और लगभग 6 से 7 दिन ये पर्व वहाँ पर मनाया जाता है। इसे काफ़ी धूमधाम से लोग वहाँ मनाते हैं और जो भी लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं बाहर, तो वो जॉब को छोड़कर अपने घर आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और महिलाएं भी इस त्यौहार को मनाने के लिए अक्सर अपने घर पर यानी कि मैके चली जाती हैं और बच्चे भी अपने रिश्तेदारों के वहाँ पर जाना पसंद करते हैं इस त्यौहार पर। अब इस तरह से माधवी और गुरुमूर्ति की लाइफ में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही 16 जनवरी का दिन आता है तो 16 जनवरी को माधवी अपने पेरेंट्स से यानी कि अपने मैके वालों से बात करती है कि मैं इस पर्व को मनाने के लिए घर पर आ रही हूँ। ये माधवी जो थी वो लगातार मतलब रोजाना डेली बेसिस पर अपने पेरेंट्स से, अपने मैके वालों से सुबह शाम अक्सर बात करती थी। ये सारी उसकी लाइफ में नॉर्मल था अपने घर वालों से बात करना। लेकिन 16 जनवरी की सुबह को तो बात करती है वो अपने घर वालों से, शाम को उसका फ़ोन नहीं आता, जिसके चलते उसके परिवार वाले चिंता करते हैं कि माधवी तो आज आने वाली थी और उसका फ़ोन भी नहीं आया है। फिर वो लोग माधवी के फ़ोन पर कॉल करते तो उसका फ़ोन ऑफ आता है। इसके बाद वो लोग माधवी के पेरेंट्स गुरुमूर्ति के पास कॉल लगाते हैं, तो गुरुमूर्ति से जब बात होती है तो गुरुमूर्ति कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ और माधवी घर पर है, वो आज नहीं आ पाएगी। इस तरह से गुरुमूर्ति के इन लॉस गुरुमूर्ति से बात करने के बाद थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, कल तो माधवी घर पर आएगी ही, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस तरह से ये 16 तारीख का दिन बीत जाता है। अब आता है 17 जनवरी का दिन। अब इस दिन भी जब सुबह को माधवी की कॉल उसके पेरेंट्स के पास नहीं जाती है तो वो लोग फिर से परेशान होते हैं कि माधवी अक्सर डेली मतलब हमें फ़ोन करती थी और अचानक से 2 दिन हो गए हैं उसकी कोई कॉल नहीं आ रही है और फिर वो आने के लिए बोल रही थी, उसकी कोई भी सूचना नहीं है कि वो कब आएगी कब नहीं। इस तरह से फिर वो लोग जब उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं तो उसका माधवी का फ़ोन ऑफ आता है, जब भी उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग माधवी के हस्बैंड यानी कि गुरुमूर्ति के पास कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि माधवी कहाँ है, उससे हमारी बात कराओ, उसका फ़ोन अब भी ऑफ आ रहा है, उसका फ़ोन ऑन क्यों नहीं हुआ है। फिर गुरुमूर्ति उन लोगों से कहता है कि वो थोड़े गुस्से में है, उसने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रही है और फिर वो घर पर भी नहीं है। फिर ये लोग माधवी के गुस्से की वजह पूछते हैं कि वो किस बात पर गुस्सा है और वो कहाँ गई है, उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया है, ऐसा तो वो कभी नहीं करती थी, अचानक से उसे क्या हुआ है। फिर गुरुमूर्ति कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, लेकिन वो गुस्सा तो इस बात पर है कि मैंने उसे घर नहीं जाने दिया, इसकी वजह से वो गुस्से में आकर कहीं चली गई और उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया है, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर पर चली गई हो। और गुरुमूर्ति अपने फादर इन लॉस को समझाता है, कहता है कि ज़्यादा ऐसी वैसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगी और फिर मैं उसे ढूंढने के लिए अभी जा रहा हूँ, उसे बुलाकर ले आऊँगा, फिर मैं तुम्हारी आकर उससे बात करा दूंगा। इस तरह से उन्हें समझाने के बाद फ़ोन काट देता है और वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन 17 तारीख का दिन ऐसे ही बीत जाता है, फिर भी माधवी का कहीं भी अता पता नहीं चलता।
इसके चलते अब दिन आता है 18 जनवरी का। 18 जनवरी के दिन सुबह को फिर से माधवी के पेरेंट्स का फ़ोन आता है गुरुमूर्ति के पास, लेकिन फिर भी इन सभी के हाथ खाली के खाली थे। कहीं पर भी माधवी का अता पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से माधवी के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर माधवी के पेरेंट्स बिना देर किए 18 तारीख को ही अपने दामाद गुरुमूर्ति के घर पहुंचते हैं। फिर ये लोग माधवी को ढूंढने की काफ़ी जगह कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी माधवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके चलते ये सभी लोग मीरपेट इलाके के लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाकर माधवी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस मिसिंग की रिपोर्ट लिखने से पहले माधवी के हस्बैंड यानी कि गुरुमूर्ति से पूछती है कि जब वो अपने घर से निकल कर गई थी तो लास्ट टाइम घर में हुआ क्या था। तो गुरुमूर्ति बताता है कि वो अपने घर पर जाना चाह रही थी पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए, और मैं उससे मना कर रहा था कि तू इस त्यौहार को खत्म होने के बाद जब घर पर और लोग आ जाएं तब चली जाना। मैंने उससे मना किया था, वो जाना चाह रही थी, जिसको चलते हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, थोड़ा बहुत ऐसे ही कहासुनी हुई, और फिर उससे गुस्सा आया और गुस्से में वो अपना बैग लेकर और अपना फ़ोन लेकर घर से निकल गई। उसके बाद उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इस तरह से पुलिस जब गुरुमूर्ति की बात को सुनती है तो पुलिस को ये मामला थोड़ा नॉर्मल लगता है। वो सोचती है कि हो सकता है कि वो गुस्से में आकर किसी रिलेशन वाले के यहाँ चली गई हो, और फिर उसके 2 बच्चे हैं, वो बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगी। कुछ समय बाद हो सकता है गुस्सा ठंडा होने के बाद लौट आए। ये सोचकर पुलिस ने भी इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इस तरह से ये केस 18 जनवरी को दर्ज किया गया था। तो 18, 19, 20, 21 इस तरह से ये 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लग पाती। लेकिन अब जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है तो पुलिस यहाँ पर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और सोचती है कि एक महिला अपने परिवार को छोड़कर ऐसे कहाँ लापता हो सकती है। रिश्तेदारी में कहीं भी नहीं है, वो हर जगह फ़ोन करके देख लिया, उसे ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस यहाँ पर थोड़ी सी एक्शन में आती है। फिर पुलिस पहली बार गुरुमूर्ति के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बारे में सोचती है। तब जाकर उसके दिमाग में जब ये बात आती है तो वो लोग जाते हैं पुलिस वाले वहाँ के आसपास के, जो गुरुमूर्ति का घर था उसके आसपास के जितने भी कैमरे लगे हुए थे इलाके में, कॉलोनी में, वहाँ पर देखती है। तो उन्हें वहाँ पर एक चीज़ मिलती है कि माधवी अपने घर से एक बार घर से बाहर निकली थी, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद फिर से वो घर में आई थी। उसके बाद वो घर से बाहर कभी नहीं निकली। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि एक महिला जो अपने घर से बाहर गई, घर के अंदर आई, उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकली, तो वो अचानक ऐसे कहाँ लापता हो सकती है। अब इस तरह से पुलिस गुरुमूर्ति के घर के आसपास के जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे इलाके के, हर रास्ते के सभी चेक की, लेकिन कहीं भी माधवी आती जाती नहीं दिखाई दी, जिसके चलते पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ और वो सोचने लगे कि जो भी कुछ हुआ है माधवी के साथ वो उसके घर में ही हुआ है। इसके बाद पुलिस यहाँ पर उस पुलिस को शक जाता है कि घर पर अकेला उसका हस्बैंड यानी कि गुरुमूर्ति ही था। गुरुमूर्ति और माधवी ही दोनों अकेले थे और उसी बीच ये सब कुछ हुआ है। पुलिस का शक इस तरह से उसके हस्बैंड पर जाता है और पुलिस तुरंत ही बिना देर किए एक्शन में आ जाती है और उसके हस्बैंड को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को ये मिलता है कि जब वो बयान दे रहा है तो हर बार एक नया स्टेटमेंट बता रहा है। मतलब जो उसने पहले बताया था अब वो उससे हटके कुछ और नई कहानियां बता रहा है, जिसके चलते पुलिस को गुरुमूर्ति पर डाउट होता है। फिर उससे पूछताछ करती है कि देखो हमें प्यार से बता दो कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है, वो कहाँ गई है, उसके साथ क्या हुआ है। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमारे पास और भी कई सारे रास्ते हैं। तुम भले ही एक आर्मी के जवान हो, लेकिन फिर भी हम तुमसे सारी की सारी सच्चाई उगलवा सकते हैं। इस तरह से पुलिस के सामने गुरुमूर्ति ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और वो सारी की सारी सच्चाई उगलने के लिए तैयार हो जाता है। वो पुलिस से कहता है कि अगर तुम्हें सारी कहानी जाननी है कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है और मैंने उसके साथ क्या किया है, तो ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। पुलिस की एक टीम तुरंत ही गुरुमूर्ति को उठाकर उसके घर ले जाती है। गुरुमूर्ति घर में पहुंचते ही सबसे पहले किचन में पुलिस को लेकर जाता है और किचन में रखे हुए प्रेशर कुकर की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि ये वही प्रेशर कुकर है जिसमें से मेरी पत्नी लास्ट बार निकलकर घर से बाहर गई थी। पुलिस को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। पुलिस वाले बोलते हैं ये बंदा क्या कह रहा है और सोचते हैं कि इसकी मानसिक हालत शायद ठीक नहीं है। इसके बाद वो तुरंत ही गुरुमूर्ति पुलिस वालों को अपने घर के बाथरूम में ले जाता है और दिखाता है कि देखो ये वही जगह है जिस जगह से उठकर मेरी पत्नी माधवी उस प्रेशर कुकर में गई और उस प्रेशर कुकर से घर से बाहर निकलकर एक नदी में गई और वहीं पर उसका खेल खत्म हो गया। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस वाले घबरा जाते हैं और उन्हें भी एक तरह से डर महसूस होने लगता है ये इंसान है या फिर हैवान, क्योंकि उनके माइंड में इमेज क्रिएट हो चुकी थी कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है। इसके बाद तुरंत ही पुलिस की एक टीम गुरुमूर्ति को लेकर उस नदी के किनारे पहुंचती है जिसके बारे में गुरुमूर्ति ने बताया था, जिसका नाम था जिले लाकोदा झील। दरअसल ये नदी काफी ज्यादा गहरी थी और इसका बहाव भी काफी ज्यादा था। अब पुलिस नदी पर पहुंचकर गुरुमूर्ति से पूछती है कि बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है और तुम क्या बताना चाह रहे थे। फिर गुरुमूर्ति
नदी की बीच धार में इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने उसे बीच में फेंका था और वो यहाँ से बहती हुई पानी के साथ चली गई। जब पुलिस ये बात सुनती है तो तुरंत ही पुलिस गुरुमूर्ति को लेकर थाने आ जाती है और उससे सख्ती से पूछती है कि बताओ डिटेल में तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है। फिर गुरुमूर्ति सारी की सारी सच्चाई अपने मुंह से उगलनी शुरू कर देता है। गुरुमूर्ति पुलिस को बताता है कि 16 जनवरी को हम दोनों घर पर ही थे। हमारे दोनों बच्चे माधवी की बहन के यहाँ पर पोंगल त्योहार मनाने के लिए गए हुए थे। अब माधवी भी अपने घर पर इस त्योहार को मनाने के लिए जा रही थी। उसने जिद की थी कि मुझे आज ही जाना है और मैं उससे मना कर रहा था कि देख अभी मत जा, अभी 2-3 दिन बाद जब बच्चे घर पर आ जाएं उसके बाद चली जाना। लेकिन वो नहीं मानी, जिसके चलते हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही थी। बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि माधवी ने अपने पति को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जिसके चलते गुरुमूर्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में आकर माधवी का गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद उसने इतनी जोर से गले को दबाया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी सांसें थम गईं और माधवी ने अपना दम तोड़ दिया। अब उसे काफ़ी देर बाद जब इस बात का एहसास हुआ गुरुमूर्ति को कि माधवी की जान जा चुकी है, फिर उसने जैसे ही छोड़ा तुरंत ही वो नीचे गिर पड़ी। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इस लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। अगर पुलिस को पता पड़ गया तो मुझे जेल हो जाएगी और घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, बच्चों का क्या होगा। इस तरह से समाज के, घर के, पुलिस के सारी चीज़ें उसे याद आने लगी और ये सारी बातें सोचकर गुरुमूर्ति काफ़ी ज़्यादा डरने लगा, जिसके चलते वो कई घंटों तक लाश के पास ही बैठा रहा और सोचता रहा कि कैसे वो माधवी की लाश को ठिकाने लगाए। पहले तो वो ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ से इस लाश को ऐसे ही ले गया तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई भी मुझे देख लेगा और फिर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि क्यों ना इस लाश के टुकड़े करने के बाद इसे एक एक करके धीरे धीरे करके कहीं बाहर जाकर नदी वगैरह में फेंक आए। गुरुमूर्ति ये बात सोचने के बाद तुरंत ही एक धारदार हथियार लेता है और उस हथियार से अपनी पत्नी माधवी की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और ये सिलसिला 16 तारीख की रात को ही शुरू हो चुका था। लेकिन जब वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं इसी तरह से टुकड़े करते करते धीरे धीरे ले जाता रहूँगा तो उसकी डेड बॉडी से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना इसकी डेड बॉडी के टुकड़े करने के बाद छोटे छोटे पीसेस को प्रेशर कुकर में उबालने के बाद उन्हें कहीं और जाकर ठिकाने लगा देगा। घर में रखे हुए प्रेशर कुकर को बिना देर किए लेकर आता है और उसमें छोटे छोटे पीसेस को भरने के बाद उन्हें उबालना शुरू कर देता है। अब इस तरह से ये सिलसिला लगातार 2-3 दिन तक चलता रहता है, जिसके चलते माधवी की हड्डियां बच जाती हैं। अब वो सोचता है कि अगर ये हड्डियां पुलिस के हाथ या फिर किसी और के हाथ लग गई तो इनसे भी उसकी माधवी की पहचान हो सकती है। अब वो सबसे पहले क्या करता है, किसी भारी चीज़ को लेकर आता है और उससे हड्डियों को कूटना शुरू कर देता है। हड्डियों को कूटने के बाद उन्हें छोटा सा बारीक कर लेता है। बारीक करने के बाद फिर एक ग्राइंडर में उन्हें पीसने के बाद उन्हें बिल्कुल ही चूरा बना देता है, जिसके चलते वो सारी की सारी हड्डियों के चूरे को उस कुकर में डालकर सबको मिक्स करके उबालता रहता है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद वो मौका देखकर तुरंत ही पास की ही नदी में जाकर उन सारी चीज़ों को वहाँ पर फेंक देता है बीच नदी में जाकर, और घर वापस आकर पूरे घर को यानी कि घर के एक एक कोने को अच्छी तरह से साफ कर देता है और उस कुकर को भी साफ करके किचन में रखाता है। इसके बाद 18 तारीख की दोपहर के बाद जैसे ही माधवी के पेरेंट्स अपनी बेटी को ढूंढते हुए गुरुमूर्ति के घर पहुंचते हैं तो गुरुमूर्ति उनके सामने एक नई कहानी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे वो जो भी कुछ बोल रहा है सारी की सारी कहानी सच है और इस तरह से ही मामला पुलिस के सामने पहुंच जाता है। गुरुमूर्ति के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही डॉग स्क्वाड को और कुछ गोताखोरों को बुलाकर नदी पर पहुंचती है। गोताखोर कई घंटों तक और नदी की गहराई में जाकर माधवी के शरीर के टुकड़ों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी वहां पर नहीं मिल पाता। इसके बाद पुलिस डॉग्स को नदी के आसपास के एरिया में छोड़ती है, लेकिन कहीं भी कुछ हाथ ऐसा नहीं लग पाता जिससे पता लगे कि गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी की डेड बॉडी के टुकड़ों को यहीं पर लाकर फेंका है। हो सकता है कि नदी में रहने वाली मछलियाँ उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स को खा गई हों। इस तरह से काफ़ी सारी बातें पुलिस के दिमाग में आती है। पुलिस तुरंत ही घर पहुंचती है। घर जाकर भी फॉरेंसिक टीम के द्वारा उसके घर को अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा टुकड़ा भी नहीं मिल पाता जिससे पता लग सके डीएनए टेस्ट के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा कि डेड बॉडी को यहाँ, जिसके कारण पुलिस के हाथ सिर्फ खाली के खाली रह जाते हैं। अगर पुलिस के पास इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ था तो वो था गुरुमूर्ति के मुंह से उगला हुआ अपना ही सच। लेकिन कोर्ट इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। जब तक पुलिस कोर्ट में कोई भी सबूत या फिर कोई भी एविडेंस पेश नहीं करेगी तब तक कोर्ट अपना कोई भी फैसला मुजरिम के या फिर किसी के भी खिलाफ नहीं सुना सकता। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या माधवी के हस्बैंड गुरुमूर्ति को उसके किए की सजा मिलेगी या फिर नहीं, या हो सकता है कि अभी भी छानबीन जारी है। कहीं से भी कोई भी सुराग पुलिस को मिला, कोई भी एविडेंस मिला तो पुलिस तुरंत ही उसे कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के द्वारा
माधवी के हस्बैंड को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगी। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और माधवी के इस केस को लेकर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में माधवी के लिए एक दो शब्द जरूर लिखना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की और दर्द भरी कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।